हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एजुकेशन सर्किल पर। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं हम पिछले क्लास में पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़े थे। हम पिछले वीडियो में चर्चा किए थे विलयन के बारे में, विलय के बारे में, विलायक के बारे में और द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में, और हम चर्चा किए थे नॉर्मलता के बारे में। इतना चीज़ हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं तो पिछली वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। और आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे मोलरता और मोलरता के संबंध में ना, मोलरता और मोलरता के बारे में आज की क्लास में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो सबसे पहले जानते हैं मोलरता। मोलरता को इंग्लिश में कहा जाता है मोलरिटी ना। मोलरिटी को हम कैपिटल एम से सूचित किया जाता है ना। मोलरिटी को किसी डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। तो सबसे पहले इसमें जानेंगे मोलरता क्या होता है। हम मोलरता के बारे में अध्ययन करने वाले हैं ना। देखिए मोलरता, मोलरिटी। तो मोलरिटी क्या होता है, यानी 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोल को, यानी 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोल को क्या कहते हैं, उस बिलियन की क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। उस बिलियन को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। मोलरता को हम कैपिटल एम से सूचित करते हैं। मोलरता को किसी डिनोट करते हैं कैपिटल एम से सूचित किया जाता है। और जो मोलरता का जो मात्रक होता है, एग्जाम में पूछा जाएगा भाई मोलरता का मात्रक क्या होता है ना। तो आपको याद रखना है मोलरता का जो मात्रक होता है मोल प्रति लीटर होता है, या बोल सकते हो मोल इंटू लीटर इनवर्स होता है। मोलरता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर या मोल इंटू लीटर इनवर्स होता है ना। ये आपको मात्रक पूछा जाता है और कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है मोलरता का मात्रक क्या होता है। तो आपको याद रखना है मोलरता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर या मोल इंटू लीटर इनवर्स होता है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे मोलरता का आप लोग परिभाषा अच्छी तरह से समझ लीजिए। यहाँ पे कहा गया, देखिए एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले क्या बोला, इसमें 1 लीटर बिलियन लिया गया है। क्या लिया गया है, 1 लीटर बिलियन लिया गया है। 1 मिनट रुक जाओ बच्चों। ना यहाँ पर मान लीजिए इसमें इस कंटेनर में आपका 1 लीटर का बिलियन है ना। 1 लीटर का सॉल्यूशन है ना। इस सॉल्यूशन में कहता है 1 लीटर सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए, उपस्थित विलय का मोल। इसमें मान लेते हैं आपका 2 मोल NaCl घुला हुआ है। क्या घुला हुआ है, 2 मोल NaCl घुला हुआ है। तो बिलियन की क्या चाहिए, मोलरता चाहिए ना। मोलरता को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं ना। कैपिटल एम ज्ञात करने के लिए, यानी मोलरिटी ज्ञात करने के लिए क्या होता है, कहता है 1 लीटर बिलियन में, क्या बोला, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित क्या होना चाहिए, विलय के मोल। अच्छा बताइए 1 लीटर का जो बिलियन है इसमें क्या घुला रहे हैं, NaCl घुला रहे हैं। कितना NaCl घुला रहे हैं, यहाँ पे 2 मोल NaCl घुला रहे हैं ना। NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, जिसको आप कहते हैं साधारण नमक। ये नमक का सूत्र होता है NaCl। इसमें 2 मोल क्या घुल रहा है, नमक घुल रहा है, NaCl घुल रहा है ना। इसमें क्या विलय हो रहा है, NaCl विलय हो रहा है। तो बताओ यहाँ पे सूत्र होता है मोलरता ज्ञात करने के लिए। मोलरता ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या। क्या चाहिए आपको, विलय के मोलों की संख्या चाहिए अपन क्या चाहिए, बिलियन का आयतन किस में चाहिए, लीटर में चाहिए। बिलियन का आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में। तो बताओ दोनों विलय की मोल की संख्या कितना है, विलय की मोल की संख्या कितना है, 2 मोल है ना। तो मोल की संख्या ले लिए 2, और बिलियन का आयतन कहाँ किस में चाहिए, लीटर में। तो बिलियन का आयतन कितना लीटर है, तो 1 लीटर है ना। तो भाग कर दीजिएगा, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और अभी जस्ट बताए थे मोलरता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है, या तो बोल सकते हो मोल इंटू लीटर इनवर्स होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मोलरता का मात्रक मोल इंटू मोल प्रति लीटर लिख सकते हैं, या मोल इंटू लीटर इनवर्स, ये आपका आंसर हो जाएगा ना। इस प्रकार से हम मोलरता को समझ सकते हैं। अब इस पर क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस पर क्वेश्चन को किस प्रकार किया जाए, ठीक है। अगर यहाँ पर तो दे दिया था मोल ना, आपको क्वेश्चन में मोल ना दे के अगर यहाँ पे भार दे देता है, इसका भार किस में देता है, ग्राम में देता है, यहाँ पर लीटर ना दे के मिलीलीटर में देता है, तो इसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं ना। तो समझिए बात को, यहाँ किस प्रकार हम लोग सॉल्व करते हैं। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते थे। देखो आपको पहले वीडियो में आपको बताया गया था, जो सबसे पहला वीडियो था मोल के बारे में,
ना। इस चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी दे चुके हैं। अगर उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर आप मोल पढ़ लीजिए। जब तक मोल का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप मोलरता से संबंधित आंकिक प्रश्न को नहीं बना सकते, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या चाहिए, मोल। आपको पता है मोल निकालने के लिए सूत्र होता है दिया गया भार बाय आणविक भार, और दिया गया भार और आणविक भार से क्या ज्ञात करते हैं, मोल को ज्ञात कर लेते हैं। जब यहाँ पर क्या है, बिलियन का आयतन लीटर में है, जब आपको मिलीलीटर में दे दे ना, ये दिख नहीं रहा है तो दूसरे पेन से लिखते हैं, बिलियन का आयतन किस में दे दे, मिलीलीटर में। मान लीजिए 1000 मिलीलीटर दे दिया जाए, अगर इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है आपको, इस मिलीलीटर में 1000 से क्या करना, भाग कर देना, डिवाइड कर देना है। ये किस में बदल जाएगा, लीटर में बदल जाएगा। इस प्रकार से हम मोलारिटी से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की स्लाइड में हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार, क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाया जाएगा। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट करके इसका रख लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। कर लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला स्लाइड है आपका, इस मोलरता पे क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आपको समझाते हैं, इस क्वेश्चन को किस प्रकार बनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन कहता है उस विलयन की मोलरता गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH, 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 450 मिलीलीटर विलयन में घुला है। 450 मिलीलीटर विलयन में क्या है, घुला है। उस विलयन की क्या चाहिए, मोलरता चाहिए ना। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करते हैं। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन आप लोग को नहीं समझ में आता तो 2 से 3 बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है और क्या पूछ रहा है ना। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद क्वेश्चन को जाके सॉल्व करिए, तब जाकर आप लोग से क्वेश्चन बन पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कहता है उस विलयन की क्या ज्ञात करना है, मोलरता की गणना करना है। यहाँ तक पढ़ लिए, यहाँ तक में आ गया, क्या निकालना है आपको, मोलरता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मोलरता। ठीक है बच्चों, कहता है जिसमें क्या दिया गया, 5 ग्राम NaOH, 5 ग्राम जो NaOH है किस में घुला है, 450 मिलीलीटर। आगे लिखा गया 450 मिलीलीटर विलयन में क्या है, घुला है। देखो इसको आसानी पूर्वक हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक बीकर लेते हैं, मान लीजिए इसमें 450 मिलीलीटर विलयन है। कितना विलयन घुला हुआ है, 450 मिलीलीटर का क्या है, ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन विलयन है 450 मिलीलीटर का, और इसमें क्या बोला, 5 ग्राम NaOH घुला है। कितना ग्राम घुला हुआ है NaOH, 5 ग्राम। तो इस क्वेश्चन में आपको ज्ञात करना है मोलरता को। किसको ज्ञात करना है, मोलरता आपको ज्ञात करना है। मोलरता को हम कैपिटल M से सूचित करते हैं। ठीक, और मोलरता को ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है मोलरता बराबर क्या होता है, विलय का मोल या विलय के मोलों की संख्या बाय विलयन का आयतन। विलयन का आयतन किस में चाहिए, लीटर में। विलयन का आयतन किस में चाहिए, लीटर में। ये मोलरता ज्ञात करने का फॉर्मूला होता नहीं, सूत्र होता है। अब देखो यहाँ किस में दे दिया, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये किस में होगा, 450 मिलीलीटर विलयन में क्या हो रहा है, विलय हो रहा है। कितना ग्राम विलय हो रहा है, 5 ग्राम विलय हो रहा है। क्या विलय हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ना। तो बताइए विलय का भार कितना ग्राम दिया, 5 ग्राम दिया। विलय का भार कितना ग्राम, 5 ग्राम। आपको यहाँ पर क्या रखना है, मोल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मोल। और मोल ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, दिया गया भार बाय आणविक भार होता है। चलिए इससे एक फार्मूला को और कैलकुलेट कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं, उस पर ये डायरेक्ट इक्वेशन बन जाएगा। सबसे पहले लिखते हैं मोलरता बराबर क्या लिखेंगे, मोलरता बराबर क्या लिखा गया, विलय का मोल ना। आपको मोल निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, दिया गया भार। किसका मोल है ना, विलय का मोल है, तो किसका भार होगा, विलय का दिया गया भार ना। किसका भार होगा, विलय का दिया गया भार। दिया गया भार को आप x मान लीजिए
बाय क्या होगा, आणविक भार। तो किसका आणविक भार होगा, विलय का आणविक भार होगा। आणविक भार को लिख लीजिए मॉलिक्यूलर वेट, ठीक। और विलयन का आयतन किस में है, लीटर में। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है विलयन का आयतन किस में, लीटर में। जब विलयन का आयतन मिलीलीटर में दिया रहेगा, विलयन का आयतन किस में रहेगा, मिलीलीटर, कहता वी इन मिलीलीटर, वी इन मिलीलीटर रहेगा। तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 1000 से आपको भाग करना होगा, ठीक है। अब ये सूत्र बन जाएगा, मोलरता को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, तो x बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू ये क्या हो जाएगा, पलट दो इसको, 1000 बाय वी इन मिलीलीटर। इस फार्मूला पर आप न्यूमेरिकल को आप आसानी पूर्वक सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इस पे भी बन सकता है। सबसे पहले आपको यहाँ से मोल ज्ञात करना होगा। मोल ज्ञात करने के लिए क्या होगा, दिया गया भार बाय आणविक भार होगा। दिया गया भार कितना, 5, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या चाहिए, आणविक भार, तो हो जाएगा 5/40 ना, 40 से भाग 5/40 से भाग करोगे तो क्या निकलेगा, मोल। अब इस मिलीलीटर को किस में कन्वर्ट करना होगा, लीटर में। लीटर में कन्वर्ट करके यहाँ रख दो, तो इस फार्मूला से भी क्या होगा, मोल ज्ञात हो जाएगा। चलिए अभी हम इसको कैलकुलेट कर लिए, ज्ञात कर लिए। इस फार्मूला से हमें क्या करना है, मोल का, मोलरता का क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए इस फार्मूला को लगाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इसको क्लीन कर देते हैं। देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व किस प्रकार करेंगे, सॉल्व लिखिए। सबसे पहले क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन में कहता है विलय दिया गया है। विलय का भार कितना ग्राम, 5 ग्राम। x क्या होता है, विलय का दिया गया भार, तो x का मान कितना ग्राम हो जाएगा, 5 ग्राम। उसके बाद क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का ना, मॉलिक्यूलर वेट सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए सोडियम का परमाणु भार 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 ना, टोटल कितना हो गया 40 ग्राम ना, 40 ग्राम आ गया। उसके बाद क्या चाहिए आपको, आयतन दिया है, विलयन का आयतन लीटर में नहीं दिया गया, वहाँ पे क्या इसमें है, मिलीलीटर में है। तो क्या हो जाएगा, v का जो मान होगा कितना, 450 मिलीलीटर हो जाएगा ना। उसके बाद देखिए आपको क्या चाहिए, मोलरता ना, तो मोलरता बराबर क्या लिखोगे भाई, वाट, ये तो ज्ञात करना। और सूत्र होता है, सूत्र लगा दीजिए। सूत्र क्या होता है, x बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो लिखिए m इजकल टू क्या हो जाएगा, x का मान कितना ग्राम, 5 ग्राम, बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना 40 इंटू 1000 बाय v का मान कितना है 450 मिलीलीटर ना। देखिए यहाँ से काट लीजिए इसको, ये जीरो कैंसिल, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल ना। तो 5 को 9 बार पढ़िएगा कितना होगा, 45 होगा, 5 9 45 कट गया। अब देखो ऊपर कितना बचा, ऊपर बच गया आपका 10 और नीचे कितना बचा, 9 चौक 36 ना, ये बचा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो सॉल्व करके आएगा वही आपका आंसर होगा। और मोलरता का जो मात्रक होता है, क्या होता है मात्रक, मोल प्रति लीटर, तो यहाँ क्या लगा लेंगे, मोल प्रति लीटर लगा लेंगे ना, मोलरता का मात्रक लगा लेंगे। 10/36 आ गया, भाग कर 36 भाग करिएगा 10 में, जो आएगा वही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो इसको स्क्रीनशॉट करके आप लोग रख लीजिए, बाद में आप लोग आसानीपूर्वक इसको सॉल्व कर सकते हैं या फिर दोबारा आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड है आपका मोललता। क्या है मोललता, मोललता को क्या कहते हैं, मोलालिटी। और मोलालिटी को हम स्मॉल m से सूचित करते हैं, इसको किसी नोट करते हैं स्मॉल m से ना, स्मॉल m से मोललता को सूचित किया जाता है, मोलालिटी। तो मोलालिटी क्या होता है, अब इसके बारे में जानते हैं। कहता किसी विलयन के प्रति ना, किसी विलयन के प्रति 1 kg विलायक में, किसी विलयन के प्रति 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोल को ना, उपस्थित विलय के मोल को क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। मोललता को हम स्मॉल m से सूचित किया जाता है। देखिए यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूजन कर जाते हैं, मोलरता और मोललता दोनों अलग शब्द हैं। मोलरता को हम कैपिटल M से सूचित करते हैं और मोललता को हम स्मॉल m से। इंग्लिश में एक मोलारिटी होता है, दूसरा मोलालिटी होता है ना। मोलरता को हम लीटर के सापेक्ष व्यक्त करते हैं मोलरता को, और मोललता को, मोलालिटी को हम विलायक के सापेक्ष व्यक्त करते हैं, द्रव्यमान के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है, भार के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है ना, ये होता है।
तो यहाँ पर दिया गया किसी विलयन के प्रति 1 kg विलायक में, क्या बोला, किसी विलयन के प्रति 1 kg विलायक में उपस्थित क्या होना चाहिए, विलय का मोल होना चाहिए। उपस्थित क्या होना चाहिए, विलय के मोल को क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। और मोललता को हम स्मॉल m से सूचित करते हैं ना, लिखा हुआ है, इसे स्मॉल m से सूचित किया जाता है ना। और इसका जो मात्रक होता है मोललता का क्या होता है, मोल प्रति केजी या मोल इंटू केजी इनवर्स होता है। मोललता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति केजी या मोल इंटू केजी इनवर्स होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछेगा एग्जाम में, मोललता का मात्रक क्या होता है, क्या बोलोगे, मोल प्रति केजी या मोल इंटू केजी इनवर्स होता है। ठीक है बच्चों। अब देखो मोललता ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है विलय का मोल बाय विलायक का भार केजी में। मोललता ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होगा, विलय का मोल बाय विलायक का भार केजी में। थोड़ा इसका भी एग्जांपल से समझ लेते हैं क्या होता है ये मोललता। मान लीजिए आपका 2 kg क्या है, वाटर है, 2 kg क्या है, वाटर है, नहीं 2 kg क्या है, जल लिए है ना। जल क्या है, विलायक है ना, जल क्या है, विलायक। कितना केजी जल है, 2 kg ना। 2 kg जल लिया गया है और 2 kg जल में और 2 मोल यूरिया घोल लेते हैं। क्या घोल लेते हैं, 2 मोल यूरिया। यूरिया तो आप लोग समझते होंगे, 2 मोल क्या घोला दिए, यूरिया। अब बताइए इसमें कितना मोल यूरिया विलय हो रहा है, इसमें यूरिया 2 मोल क्या हो रहा है, विलय हो रहा है। किसके अंदर, जल के अंदर। अब बताइए यूरिया क्या होगा, जल में विलय होगा, और जल किसका काम करेगा, विलायक का काम करेगा, नहीं यूरिया को घोलने का काम करेगा। तो जल हो गया विलायक, यूरिया हो गया विलय। इतना बात समझ रहे हैं। इसमें क्या चाहिए आपको, मोलारिटी चाहिए। क्या चाहिए, मोलारिटी। मोलारिटी को हम स्मॉल m से सूचित करते हैं, स्मॉल m से सूचित करते हैं। स्मॉल m निकालना है, मोलारिटी ज्ञात करना है। तो बताइए मोलारिटी ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, मोललता बराबर विलय का मोल। अब विलायक का भार किस में होना चाहिए, जल क्या है, विलायक है, इसका भार किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। ये सूत्र होता है क्या निकालने के लिए, मोललता ज्ञात करने के लिए। ठीक, बताइए विलय का मोल क्या है, विलय का कितना मोल दिया गया है, विलय का 2 मोल दिया गया, यूरिया का 2 मोल है तो 2 लिख दिए विलय का मोल। क्लियर, यूरिया क्योंकि जल में विलय हो रहा है। ठीक है बच्चों। और विलायक का जो भार किस में होना चाहिए, केजी में। तो बताइए विलायक का भार कितना केजी दिया गया है, 2 kg। अब 2/2 में भाग करोगे तो कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, 1 बार में। तो बताइए मोलालिटी का वैल्यू जो कितना आ गया, 1। तो इसका जो मात्रक होता है क्या होता है, मोल प्रति केजी। क्या होता है, मोल प्रति केजी लिखो या मोल इंटू केजी इनवर्स लिखो, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। और एक देखिए यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिखा गया, नोट। आप लोग को नोट ध्यान में रखना होगा। नोट में क्या कहता है, यह ताप में परिवर्तन के कारण ना, जब टेम्परेचर में परिवर्तन होता है, परिवर्तन के कारण भी मोलारिटी जो होता है, मोललता जो होता है क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है या नहीं बदलता है। ठीक है बच्चों। क्यों नहीं बदलता है, क्योंकि इसे विलायक के द्रव्यमान के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है। क्यों नहीं बदलता है, क्योंकि इसे विलायक के द्रव्यमान के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है। ठीक है। आई होप, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आ गया होगा मोललिटी, मोललता। चलते हैं अब इस पे कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं ना, कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। आप लोग को समझ में आवे तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा कि जी सर समझ में आ रहा है। ठीक, नहीं आवे तो कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करिएगा क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या दिक्कतें हो रही है। और उम्मीद करते हैं आप लोग का लाइव क्लास बहुत जल्द स्टार्ट किया जाएगा। ठीक, लाइव क्लास जब स्टार्ट करेंगे तो वो भी इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिल जाएगा। ठीक, तो आप लोग फिलहाल कुछ दिन आप लोग अपलोड वीडियो को देखिए और सीखिए और समझिए, और अपने जो बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम है उसकी अच्छी तरह से आप लोग तैयारी करिए, अच्छी तरह से केमिस्ट्री का प्रिपरेशन करते रहिए। जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें लिख के ज़रूर बतावें। ठीक, बहुत कम दिन बचा हुआ, आप लोग से डायरेक्ट मिलेंगे लाइव क्लास में। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। स्क्रीनशॉट करके इसका रख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्या हो गई, नेक्स्ट स्लाइड है आपका। नेक्स्ट स्लाइड पर क्या है, क्वेश्चन। अब देखेंगे मोललता से संबंधित कुछ क्वेश्चन के बारे में हम जानकारी लेंगे। मोललता से संबंधित हम क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करेंगे ना। देखिए क्वेश्चन कहता है, किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले क्वेश्चन को आप लोग को पढ़ना होगा, क्वेश्चन पढ़ना होगा और क्वेश्चन को समझना होगा, तब जाकर इसे क्या करना होगा, आसानी पूर्वक आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं।
आप लोग देखिए क्वेश्चन को क्या दिया गया क्वेश्चन में, कहता 2.5 ग्राम एथिनोइक अम्ल, क्या दिया गया है 2.5 ग्राम एथिनोइक अम्ल दिया गया। और एथिनोइक अम्ल का जो सूत्र होता है CH3COOH होता है कि कहता है 75 ग्राम बेंजीन, कितना ग्राम बेंजीन में 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की क्या चाहिए, मोललता की गणना करो। मोललता ज्ञात करना है, मोललता आपको ज्ञात करना है ना। देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया उस लिख लीजिए, यहाँ पर आपको दिया गया है 75 ग्राम बेंजीन, क्या दिया गया है 75 ग्राम बेंजीन दिया गया है। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, ठीक है बच्चों। और इसमें कहता है कितना 2.5 ग्राम एथिनोइक अम्ल, क्या दिया गया 2.5 ग्राम एथिनोइक अम्ल, जिसका सूत्र होता है CH3COOH एथिनोइक अम्ल। अब बताइए किसकी मात्रा अधिक है, बेंजीन की मात्रा अधिक है 75 ग्राम है, और एथिनोइक अम्ल की मात्रा कम है, जिसकी मात्रा कितना, जिसका भार कितना है 2.5 ग्राम ना। ये तो नोट कर लिए। हम देखिए इसका क्या चाहिए मोललता, क्वेश्चन में लिखिए जो दिया गया है उसको हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, एथिनोइक अम्ल का भार दिया गया है, लिखिए CH3COOH का दिया गया भार क्वेश्चन में दे रखा है 2.5 ग्राम। और ये जो एथिनोइक अम्ल जो दिया गया है इसका क्या चाहिए, हमें आणविक भार चाहिए ना। चलिए इसका आणविक भार निकाल लेते हैं। MCH3COOH का क्या चाहिए, आणविक भार। M फॉर क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास। तो बताइए C क्या है, कार्बन है, कार्बन का परमाणु भार 12 होता है। हाइड्रोजन कितना बार, 3 बार, तो 1 गुना 3 करोगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ये। फिर कार्बन 12 हो जाएगा। फिर देखो ऑक्सीजन है, 2 बार ऑक्सीजन है 16, फिर 1 बार हाइड्रोजन है, फिर 1, ये टोटल जोड़ोगे तो हो जाएगा 60 ग्राम। ये 60 ग्राम क्या निकला, एथिनोइक अम्ल का अनुभार ज्ञात हो गया, मॉलिक्यूलर मास ज्ञात हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये क्या दिया है, बेंजीन, बेंजीन का भी दे रखा है भार। बेंजीन का दिया गया भार कितना है ना, बेंजीन का दिया गया भार C6H6 का, C6H6 है क्या विलायक, नहीं विलायक का भार किस में दिया है, ग्राम में दिया है ना। कितना ग्राम दिया है 75 ग्राम। C6H6 का निकाल सकते हो क्या, ये विलायक है का दिया गया पर, या लिखो यहाँ पे डायरेक्ट विलायक के रूप में क्या है बेंजीन, C6H6 है। विलायक का जो भार होगा कितना ग्राम होगा 75 ग्राम ना। तो यहाँ पर क्या चाहिए, मोललता चाहिए, क्या चाहिए मोललता। मोललता के लिए सूत्र हो जाएगा क्या, मोललता बराबर क्या होता है, विलय का मोल बाय विलायक का भार केजी में ना, ये होता है। जिस प्रकार से हम मोललता का फार्मूला कैलकुलेट किए थे उसी प्रकार यहाँ भी कैलकुलेट कर लेते हैं फार्मूला को। देखो यहाँ पे होगा मोललता बराबर, मोलालिटी बराबर क्या होगा, सबसे पहले क्या होता है विलय का मोल बाय विलायक का भार केजी में। तो मोल ज्ञात करने के लिए आपको पता है दिया गया भार बाय आणविक भार। तो लिखिए दिया गया भार को मान लीजिए A और आणविक भार को मान लीजिए मॉलिक्यूलर वेट ना। फिर वही बात, अब ये ग्राम में है, इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 1000 से डिवाइड करना होगा, 1000 से भाग करना होगा, तब जाकर ये किस में बदल जाएगा, केजी में बदल जाएगा ना। देखिए वही पलट के फार्मूला क्या बन जाएगा, 1000/20 ग्राम। इस फार्मूला पे सॉल्व कर लेते हैं। देखो A का मान कितना दिया गया है, A का मान 2.5 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना है 60 ग्राम। कितना है 60 इंटू 1000 बाय और B का मान कितना 75। ठीक, आप लोग इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। इसको आप कैलकुलेट कर लोगे, जो आएगा आपका वही फाइनली आपका आंसर होगा। और इसका मात्रक क्या होता है, मोल प्रति केजी। क्या होता है ना, मोल प्रति केजी होता है। ये मात्रक लगा लोगे उसके बाद ये आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको आसानी पूर्वक आप लोग सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल मैथमेटिकल टर्म है ना। जो समझाना था उसको समझा दी। अगर आपको डायरेक्ट इस फार्मूला पे क्वेश्चन को बनाना है, किस फार्मूला पे, इस फार्मूला पे मोललता बराबर क्या होता है
ये होता है विलय का मोल, विलय का मोल बाय विलायक का भार किस में होना चाहिए ना, केजी में। अगर डायरेक्ट आपको इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन को बनाना है इस पे भी बनेगा, तो कैसे बनेगा थोड़ा जान लीजिए। तो यहाँ पे क्या कहता है विलय का मोल, सबसे पहले आपको मोल ज्ञात करना होगा। मोल ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र होता है, दिया गया भार, तो बताइए इसका दिया गया भार कितना 2.5 ग्राम, और इसका क्या चाहिए आणविक भार है, इसका आणविक भार कितना निकालना है 60। तो बताइए 2.5 में हम 60 से भाग कर देंगे तो क्या ज्ञात हो जाएगा मोल। तो रखिए मोल का मान यहाँ रख लीजिए, मोल का मान यहाँ रखिए। अब क्या बोला विलायक का भार यहाँ पे इस फॉर्मूला में भार किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए, ग्राम, लेकिन यहाँ भार किस में दे रखा है, ग्राम में दे रखा है। किस में दे रखा है, ग्राम में। तो इस ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा आपको, 1000 से भाग करना होगा, 1000 से डिवाइड करना होगा। 1000 से भाग करोगे ये किस में बदल जाएगा, केजी में। वही केजी यहाँ पर रख दीजिए, वहाँ मोल निकल गया, यहाँ भार किस में आ गया, केजी में, और इस दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो आपका जो आंसर आएगा वही फाइनली आपका आंसर होगा। दोनों आंसर बिल्कुल सेम होगा, इस पर भी बन जाएगा और उस पर भी बन सकता है। चलिए आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आप लोग समझ रहे हैं अच्छी तरीके से। अगर समझ रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करिए वीडियो देख के कि आपको समझ में आता है कि या नहीं आता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड है आपका मोल प्रभाज, मोल अंश या मोल भिन्नांक, जिसको इंग्लिश में तीनों का इंग्लिश में एक ही होता है, मोल फ्रैक्शन। क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से सूचित करते हैं। मोल फ्रैक्शन को हम किससे नोट करते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स से सूचित करते हैं। मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, एक्स से ना। एग्जाम में पूछिए मोल प्रभाज किसे कहते हैं, या मोल भिन्नांक किसे कहते हैं, या मोल अंश किसे कहते हैं, तो आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना है, तीनों नाम एक ही होता है और इसको किससे सूचित करते हैं, एक्स से। तो सबसे पहले इसका परिभाषा जान लेते हैं, मोल प्रभाज या मोल अंश का परिभाषा क्या होता है। कहता है किसी विलयन के प्रति एकांक मोल में, किसी विलयन के प्रति एकांक। अब यहाँ पर एकांक आ रहा है ना, देखिए एकांक का मतलब होता है इकाई, एकांक का मतलब क्या होता है, इकाई, इकाई का मतलब क्या होता है, ए। नहीं, एकांक मोल में उपस्थित क्या होना चाहिए, विलय या विलायकों के मोल को। किसके मोल को, विलय और विलायकों के मोल के। नहीं, इकाई मोल में क्या होना चाहिए, विलय भी होना चाहिए और विलायक भी होना चाहिए। इस दोनों के मोल को क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। और मोल प्रभाज को हम किससे नोट करते हैं, एक्स से सूचित करते हैं। इसे एक्स से क्या होता है, सूचित किया जाता है ना। क्या बोलोगे, फिर से एक बार परिभाषा को सुन लीजिए। किसी विलयन के प्रति एकांक मोल में, किसी विलयन के प्रति एकांक मोल में उपस्थित विलय या विलायकों के मोल को, उपस्थित विलय या विलायकों के मोल को क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं या मोल भिन्नांक कहते हैं। और इसे किसी नोट करते हैं, एक्स से सूचित किया जाता है। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम इस प्रकार पूछेगा दर्शाइए कि विलयन का मोल अंश इकाई होता है। आपको बताना है कि विलयन का मोल अंश क्या होता है, इकाई होता है, या सत्यापित करें कि विलयन का मोल अंश इकाई होता है ना। किस प्रकार इकाई होता है इसके बारे में जानते हैं। चलिए इसको समझते हैं। देखो सबसे पहले मानना होता है, इसमें हम देखो मान लिए हैं, तो लिख के बता देते हैं। माना कि क्या है, माना कि विलय का मोल, माना कि विलय का जो मोल है, विलय के मोल को हम क्या मान लिए हैं, स्मॉल एन। ऐसे भी मोल को हम किससे नोट करते हैं, स्मॉल से नोट करते हैं, स्मॉल से सूचित करते हैं। तो विलय का मोल क्या मान लिए, स्मॉल एन। और विलायक का जो मोल होगा, विलायक का मोल, विलायक का मोल को क्या मान लिए हम, कैपिटल एन। विलय, देखो विलय को स्मॉल एन माने और विलायक को कैपिटल एन माने हैं। तो बताइएगा आप लोग विलयन का मोल, विलयन का जो मोल होगा क्या होगा। आप लोग को फर्स्ट क्लास में बताए थे विलयन का परिभाषा। विलयन किसे कहते हैं, विलय या विलायक के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। विलय या विलायक के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन। तो बताओ विलय और विलायक का जो समांगी मिश्रण वही ना विलयन कहलाता है। तो बताओ विलय है क्या, स्मॉल एन, और विलायक है क्या, कैपिटल एन। तो विलयन का जो मोल होगा क्या होगा भाई, विलयन का मोल क्या होगा, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। विलयन का मोल क्या होगा, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। बताइए विलयन का मोल लिखा गया है, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन क्या है, विलयन का मोल है। अब देखो इसमें क्या चाहिए, विलय ना। विलय का मोल प्रभाज यहाँ लिखना होगा, विलय का मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होगा।
विलय का मोल प्रभाज निकालने के लिए देखो x क्या होता है, मोल प्रभाज बोलो या मोल अंश बोलो, किसका मोल प्रभाज चाहिए, विलय का। विलय का मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए सूत्र होगा विलय का मोल, किसका मोल होगा, विलय का मोल बाय किसका मोल, विलयन का मोल, विलय का मोल बाय विलयन का मोल। इससे हम क्या ज्ञात कर लेंगे, विलय का मोल प्रभाज ज्ञात कर लेंगे ना। अब देखिए यहाँ लिखा गया विलय का मोल प्रभाज, तो विलय के मोल को हम क्या लिखते हैं, स्मॉल एन। विलय के मोल को क्या लिखेंगे, यहाँ पर रख सकते हैं विलय के मोल की जगह क्या है, स्मॉल एन। और विलायक का जो मोल होगा, विलयन का जो मोल होगा क्या होगा, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन ना। देखिए यही बात यहाँ लिखा गया है, विलय का मोल प्रभाज बराबर स्मॉल एन बाय स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। ठीक है बच्चों, एगेन क्या होता है, पुनः फिर से किसके लिए, विलायक के लिए। अगर विलायक के लिए चलेंगे तो विलायक का मोल प्रभाज, यहाँ लिख दिए विलायक, एक्स विलायक लिखा गया ना, एक्स क्या होता है, मोल प्रभाज। किसका मोल प्रभाज चाहिए, विलायक का मोल प्रभाज चाहिए। विलायक का मोल प्रभाज निकालने के लिए देखो यहाँ विलय था तो किसका मोल लिखिए, विलय का मोल प्रभाज किसका मोल लिखिए, विलय का मोल। अब किसका मोल प्रभाज चाहिए, विलायक का चाहिए, किसका चाहिए, विलायक का चाहिए। तो विलायक का मोल प्रभाज निकालने के लिए किसका मोल होना चाहिए, विलायक का मोल। और विलायक का जब मोल होगा तो क्या लिखेंगे ऊपर भाई, कैपिटल एन, नीचे क्या होगा, विलयन का मोल। तो विलयन का मोल क्या होता है, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। वही बात देखो यहाँ पे लिखा होगा, एक्स विलायक लिखा हुआ है ना, तो एक्स क्या होता है, मोल प्रभाज। किसका मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज। तो क्या होगा, विलायक का मोल, विलायक के मोल को किस नोट करते हैं, कैपिटल एन। नीचे क्या होगा, विलयन का मोल, तो क्या होगा, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये हो गया आपका समीकरण सेकेंड। अब क्या करते हैं, दोनों समीकरण को ऐड कर देंगे, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड। अब दोनों समीकरण को ऐड करके देखिए क्या होता है, आगे देखते हैं। चलिए आप लोग यहाँ तक का स्क्रीनशॉट रख लीजिए, फिर चलते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। चलिए देखिए आगे है, दोनों समीकरण को ऐड करना है। दोनों समीकरण क्या करना है, अब ऐड करना है। देखो ऐड किस प्रकार से करते हैं, अभी क्या बताए, समीकरण फर्स्ट, एक मिनट रुक जाओ बच्चों, समीकरण फर्स्ट ऐड समीकरण सेकेंड, दोनों समीकरण को ऐड करना है। अभी देखिए फर्स्ट समीकरण ये रहा और सेकंड समीकरण ये रहा, दोनों समीकरण को जोड़ना है। तो जुड़ेगा कैसे, अब बराबर किस पार जो देख रहे हैं इस तरफ जोड़िए ना, जो इस तरफ देख रहे हैं इसको, इसमें दो साइड बन रहा है, एक लेफ्ट साइड एंड एक राइट साइड। नहीं, लेफ्ट साइड वाले किससे जुड़ेगा, लेफ्ट साइड के साथ जुड़ेगा, और राइट साइड वाले राइट साइड के जुड़ेगा। तो जोड़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, एक्स विलय। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ एक्स विलय लिखा हुआ था, यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्स विलायक। जोड़िए एक्स विलायक ना। अब देखो विलय में क्या लिखा हुआ है, राइट साइड में स्मॉल एन प्लस स्मॉल एन बाय, प्लस नहीं, स्मॉल एन बाय स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो देखिए विलायक में क्या लिखा हुआ है, लिख डालिए इसको, कैपिटल एन बाय स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये है। अब देखो लिख सकते हैं एक्स विलय प्लस एक्स विलायक ना, इस दोनों का एलसीएम लीजिए, क्या हो जाएगा, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो ऊपर क्या आ जाएगा, एन, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये एन कैपिटल एन ना। ये कट के कितना आ गया, 1। तो बताइए एक्स विलय प्लस एक्स विलायक, ये समझते हो एक्स क्या है, एक्स मोल प्रभाज है, तो विलय का मोल प्रभाज, यहाँ क्या हो जाएगा, विलायक का मोल प्रभाज, और दोनों का योगफल क्या आ गया, 1 ना, दोनों का योगफल क्या आ गया, 1। आपको क्वेश्चन क्या बोले थे, पूछेगा दर्शावे कि विलयन का मोल अंश क्या होता है, इकाई होता है ना। विलयन पूर गया, देखो विलय और विलायक मिलकर क्या बनता है, विलयन। तो लिख सकते हो एक्स विलयन, यानी विलयन का मोल प्रभाज या विलयन का मोल अंश कितना गया, 1 इकाई आ गया बच्चों। इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं, और ऐसा क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाता है, 2 नंबर का पूछा जाता है। क्वेश्चन ध्यान करिए, दर्शावे कि विलयन का मोल अंश इकाई होता है। और ये क्वेश्चन आपको 2014 में पूछा गया है, विलयन का मोल अंश इकाई होता है, दर्शाने वाली बात 2014 में पूछा गया है मोल प्रभाज के बारे में। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ तक आपने समझ लिए हैं ना, देखिए इसमें लिखा गया है और इधर हम समझा भी दिए लिखकर। चलिए जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए यहाँ लिखा गया है विलयन का मोल अंश क्या होता है, इकाई होता है। विलयन का मोल अंश क्या होता है बच्चों, इकाई होता है। इकाई का मतलब क्या होता है, 1 नहीं 1 होता है। विलयन का मोल अंश इकाई होता है।
क्लियर है। बिलियन का मोल अंश क्या होता है? इकाई होता है। अर्थात किसी भी बिलियन में क्या आते हैं? विलेय और विलायक। बिलियन में क्या आएंगे? विलेय और विलायक के मोल अंश का जो योगफल होता है ना, विलेय एवं विलायक के जो मोल अंश का जो योगफल होता है, अभी जस्ट योगफल के बारे में पढ़े, कितना आया था? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है ना। और यहाँ भी एक नोट पॉइंट लिखा गया, नोट में लिखा गया मोल अंश भी होता है। मोल अंश क्या होता है? ताप में परिवर्तन के कारण भी क्या होते हैं? अपरिवर्तित रहता है। मोल अंश ताप में परिवर्तन के कारण क्या होते हैं? अपरिवर्तित रहता है। इसमें भी ताप में परिवर्तन के कारण क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है, मोल अंश नहीं बदलता है। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ तक मोल प्रभाज तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये जितना बात बताया गया है सारे आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग ज़रूर रिप्लाई करिएगा कि आप लोग को समझ में आया या नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब कुछ मोल प्रभाव पे हम कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं ना, कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन को किस प्रकार हम सॉल्व करेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखिए क्वेश्चन कहता है, देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है आपका 1 बिलियन में, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कहता है 1 बिलियन में बेंजीन का, 1 बिलियन में बेंजीन का 30% द्रव्यमान, 30% द्रव्यमान नहीं, 1 बिलियन में बेंजीन का कितना प्रतिशत द्रव्यमान? 30% द्रव्यमान किस में घुला हुआ भाई? कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हो। यानी बेंजीन का 30% द्रव्यमान किस में घुला हो? कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हो। तो बेंजीन के मोल अंश की गणना कीजिए। किसका मोल अंश चाहिए? ओनली फॉर, इसमें किसका पूछा? दोनों का नहीं पूछा भाई, सिर्फ किसका पूछा है? बेंजीन का। क्या चाहिए आपको? मोल अंश चाहिए। बेंजीन का क्या चाहिए? मोल अंश। सिर्फ बेंजीन के बारे में पूछा गया, बेंजीन का मोल अंश आपको बताना है। ये भी आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। ठीक, चलिए इसको देखते हैं, इसको किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसमें कह रहा है 1 बिलियन दिया गया है, एक क्या दिया गया? बिलियन। और बिलियन का 1 बिलियन में बेंजीन का, 1 बिलियन में बेंजीन का 30% ना द्रव्यमान किस में घुला हुआ? कार्बन टेट्राक्लोराइड में ना। मान लेते हैं कोई बिलियन है, क्या नाम? बिलियन। ये जो बिलियन है, ये बिलियन अपने आप का कितना परसेंट है? 100%। ये बिलियन अपने आप का कितना परसेंट है? 100% ना। ये बिलियन अपने आप का 100% है। ये 100% में, ये 100% में 30% क्या? बेंजीन। यानी 30% जो बेंजीन है, 30% बेंजीन C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला होता है, जो किस में घुला हुआ? कार्बन टेट्राक्लोराइड। बताइए 30% जो बेंजीन है कहाँ घुला हुआ? कार्बन टेट्राक्लोराइड में। तो बताओ कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना प्रतिशत हो जाएगा? 70%। नहीं 100 में आप 30 घटा लीजिए, नहीं 100% में 30% घटाओगे तो कितना बचेगा? 70%। 70% क्या होगा? CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? CCl4 होता है। कह रहा बेंजीन का 30% किस में? 30% द्रव्यमान कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ। कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना होगा? आपको कह रहा है बेंजीन कितना परसेंट है? 100 में 30% बेंजीन है, तो शेष जो बचा 100 में घटकर कितना बचा शेष? 70 ना। 70% क्या हो गया? कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया। अब यहाँ कह रहा क्वेश्चन में सिर्फ किसका मोल अंश चाहिए? बेंजीन का मोल अंश चाहिए। किसका मोल अंश चाहिए? बेंजीन। अभी जस्ट पढ़े आप लोग, मोल अंश ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है विलय का मोल बाय बिलियन का मोल। किसका मोल? विलय का मोल बाय बिलियन का मोल। तो आपको मोल समझ में आना चाहिए। देखिए यहाँ भी मोल आ गया। जब तक मोल का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप लोग मोल अंश को ज्ञात नहीं कर सकते हैं ना। और मोल निकालने के लिए सूत्र होता है, पता होना चाहिए आप लोगों को, दिया गया भार बाय आणविक भार। इससे क्या ज्ञात करते हैं? मोल को ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले आपको मोल ही ज्ञात करना होगा, उसके बाद क्या ज्ञात करेंगे? मोल अंश को ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों। अब देखिए ये जो बेंजीन है किस में घुला है? 70% कार्बन टेट्राक्लोराइड में। ये कितना प्रतिशत है? 30%। अब 100 के लिए 30% बोलिए
या 30 ग्राम बोलिए, 100 के लिए बराबर होगा। मान लीजिए अब 100 में आप 60 अंक लाते हैं या 60% उस अंक को बोल दे, कोई दिक्कत। 100 के लिए क्या होगा, इक्वल हो, या 60% बोलो या 60 अंक बोलो, वही बात यहाँ पे है। 100 में क्या 30% है, या 30 ग्राम बोलिए या 30% बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है 100 के लिए। ठीक है बाबू, ये इसका हो गया भार। कितना ग्राम हो गया बेंजीन का भार, यानी बेंजीन का C6H6 का दिया गया भार, ये जो दिया गया भार जो है क्वेश्चन में कितना ग्राम, 30 ग्राम है। और बेंजीन का क्या चाहिए आपको, मॉलिक्यूलर मास चाहिए ना, मॉलिक्यूलर मास। या इसको देखिए हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, C6H6 का लिख देते हैं। आपको आणविक भार चाहिए, आणविक भार कितना ग्राम हो जाएगा, देखो कार्बन का 12 होता है, 12 गुना 6 करोगे, और फिर हाइड्रोजन का 1 होता है परमाणु भार, 1 गुना 6 करोगे, ये हो गया बर्चक 72, और 1 गुना 6 कितना 78 ग्राम। 78 ग्राम क्या निकल गया, आणविक भार निकल गया। चलिए आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको क्लीन करते हैं। 78 ग्राम आ गया। चलिए ऊपर का पार्ट कुछ मिटा देते हैं। अब किसका में देखना है, आपको विलायक का भी निकालना होगा। विलायक के रूप में क्या है, CCl4, CCl4 का दिया गया भार कितना ग्राम, 70 ग्राम। और इसका जो आणविक भार होगा CCl4 का आणविक भार, आणविक भार देखो किस प्रकार ज्ञात करते हैं। यहाँ पर क्या है, C क्या है, कार्बन, कार्बन का परमाणु भार 12, और ये Cl है, Cl क्या होता है, क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु भार 35.5 गुना कितना बार है, 4 बार, तो 4 से गुना कर दीजिए, ये 12, और इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो हो जाएगा 142, ऐड कर दीजिएगा हो जाएगा दोनों 154 ग्राम। 154 ग्राम CCl4 का क्या निकल गया, आणविक भार। ये स्क्रीनशॉट ऑटोमेटिक हो गया भाई, चलो लिखा रहा, ठीक है 154 ग्राम। अब ये क्या निकाल लिए, अब यहाँ से क्या करना है, मोल ज्ञात करना है। दोनों का क्या निकाल लेंगे, मोल। मोल ज्ञात करने, किसका मोल ज्ञात कर लें, सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं बेंजीन का मोल। C6H6 का मोल बराबर, मोल किस प्रकार ज्ञात होगा, मोल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है दिया गया भार। बताइए यह है बेंजीन, क्या है ना, बेंजीन है, तो बताइए बेंजीन का दिया गया भार कितना ग्राम है, 30 ग्राम है। तो लिखिए बेंजीन का दिया गया भार कितना, 30 ग्राम। C6H6 का मोल ज्ञात कर रहे हैं, और इसका आणविक भार कितना, 78 ग्राम। तो रखिए 78 ग्राम। आप क्या करना है, भाग कर दीजिए, भाग करने के उपरांत जो आएगा वो आपका मोल आएगा, बाकी बात यहाँ से खुद सॉल्व करिए। ठीक है बच्चों, अब इस प्रकार किसका मोल हो गया, बेंजीन का मोल हो गया ना। अब किसका मोल ज्ञात कर लेते हैं, CCl4 का मोल ज्ञात कर लेते हैं। CCl4 का मोल बराबर, तो बताइए इसका दिया गया भार कितना, इसका दिया गया भार कितना है, 70 ग्राम है, लिखिए 70 ग्राम। और बताइए नीचे क्या होना चाहिए, आणविक भार। आणविक भार कितना है इसका, कितना आणविक भार, 154, 154 से भाग कर दीजिए, 154 ग्राम है। यहाँ पे किसका मोल आ जाएगा, दिया गया भार कितना, 70 ग्राम, और आणविक भार कितना, 154 ग्राम ना, और भाग कर दिए, यहाँ से क्या ज्ञात हो गया, मोल। ये देखो बेंजीन का मोल निकल गया, ये देखो किसका निकल गया, CCl4 का मोल निकल गया। अब क्या करोगे, इसका मोल, किसका मोल, C6H6 का मोल प्लस किसका मोल, CCl4 का मोल ना। इसका जो मोल आया वो मोल को लिख दो यहाँ पे, और इसका जो मोल आया किसका, CCl4 का, इसका मोल लिखिए, C6H6 जो अब यहाँ पर आएगा। फिर इसका जो मोल आया यहाँ वाला, फिर यहाँ ऐड करिए, दोनों को ऐड कर, दोनों को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है, दोनों को ऐड कर लीजिए, वो आपका किसका मोल आ जाएगा, वो आपका विलयन का मोल आ जाएगा। ये दोनों को जब ऐड करिएगा विलय और विलायक को, तो यहाँ पर किसका मोल ज्ञात होगा, यहाँ पे विलयन का सॉल्यूशन का क्या निकल जाएगा, मोल ज्ञात हो जाएगा। जो आएगा वो रख लीजिए। देखो क्या करना, फिर से बात समझो, ये क्या है, बेंजीन, ये क्या है, बेंजीन है,
बेंजीन का जो मोल भाग करके आएगा उसको यहाँ लिखना है, और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो मोल आएगा नहीं भाग करके जो आएगा यहाँ पे उस बात को यहाँ लिखना है। दोनों को जोड़ देना है। जो बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड मिला देंगे तो क्या बनेगा, बिलियन बनेगा। तो बिलियन का जो मोल आएगा तो यहाँ लिखोगे, हो गया बिलियन का मोल। अब निकाल लोगे मोल प्रभाज। किसका मोल प्रभाज निकालोगे? समझो भाई, समझा रहे हैं, काम खुद से करना है, हमसे मत करवाओ। खुद करोगे तो खुद प्रैक्टिस होगा। बात समझो क्या बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना, देखो निकल जाएगा। थोड़ा इधर देखिए, यहाँ लिखा हुआ था मोल, ठीक, लिख दिए। अब देखो यहाँ पर किसका, बिलियन का मोल ज्ञात हो गया। आपको क्या चाहिए, मोल प्रभाज। किसका मोल प्रभाज चाहिए या किसका मोल अंश चाहिए, बेंजीन का। तो लिखो ना, मोल अंश को x से डिनोट करते हैं। किसका मोल अंश, C6H6 हो गया बेंजीन का मोल अंश, यानी बेंजीन का मोल अंश चाहिए। तो बेंजीन का मोल अंश निकालने के लिए क्या सूत्र होता है, विलय का मोल होता है, विलय का मोल बाय किसका मोल भाई, बिलियन का मोल। विलय का मोल बाय बिलियन का मोल, ये फार्मूला होता है। बताओ यहाँ जो निकला विलय का मोल है, C6H6 क्या है, विलय है। अब जो भाग करके जो आंसर आया था आपको उसको कहाँ रख देना है, यहाँ रख देना है। विलय के मोल की जगह रख दिए। चलो बाय कर लो भाई। अब इस दोनों का जो ये विलय का मोल यहाँ और ये विलय का मोल यहाँ रखोगे। दोनों को जो ऐड करके आया था, जो जोड़ का आया था यहाँ वाले, यानी बिलियन का जो मोल, इस बिलियन के मोल को यहाँ रख लो। इस बिलियन का मोल कहाँ रख लेना है, यहाँ रख लेना है ना। ऊपर क्या रख दिए, विलय का मोल, और नीचे क्या रख दिए, कुल बिलियन का मोल रख दिए ना, और भाग कर दिए। जो आंसर आया भाग करने के उपरांत ना, वही आपका क्या हो गया, मोल अंश। वही आपका क्या हो गया, फाइनली आंसर हो गया, यानी बेंजीन का मोल अंश हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, मैं आशा करते हैं ऐसा। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। और नेक्स्ट स्लाइड आपका है थैंक यू। और आज की सेशन यहीं पे ख़त्म किया जाता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय बच्चों।